उत्तर प्रदेश के नाम पर जब बात आती है तो हमको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। सबसे घटिया अगर कोई मुख्यमंत्री बोला जाएगा तो वो योगी आदित्यनाथ। तो ये बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोई भी मिशन चुनाव देख करके नहीं चला। शूटर की पत्नी गंवाने आई हुई तीसरे दिन उसकी जमानत पुलिस नहीं होने दे रही है। उन मोदी के अंधभक्तों को ये पूछना चाहता हूं कि वो बेशरम लोग जरा चिंतन करें। उत्तर प्रदेश से जंगल राज खत्म होना चाहिए। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का भले ही अभी तक के औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तभी भी सभी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम से उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे उत्तर प्रदेश में आने का इनका उद्देश्य। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। मैं पारसनाथ तिवारी, नेशनल कोऑर्डिनेटर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। बोलिए, पूछिए। सर, तो सबसे पहले बताइए कि उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है और एनसीपी भी अब जो है इस लड़ाई में जो है जुड़ गई है। तो सर, उत्तर प्रदेश आने का क्या सबसे बड़ा उद्देश्य था आप लोगों का? पहली बात तो ये बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोई भी मिशन चुनाव देख करके नहीं चलाती। हमारे मुखिया माननीय शरदचंद्र जी पवार साहब हैं, जिनका कि 55 साल का राजनीतिक करियर रहा है। उनकी लड़की माननीय सुप्रिया सुले जी 4 बार से सांसद हैं लगातार, और 4 बार उनको जो है अपना संसद का बेस्ट अवार्ड पुरस्कार मिल चुका है। वो इतना महिलाओं के लिए काम करती हैं। माननीय अजीत दादा पवार वहाँ के उप मुख्यमंत्री तीसरी बार हैं और वो 18 घंटा काम, जिस प्रकार से 81 साल की अवस्था में माननीय शरद पवार साहब 18 घंटा काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अजीत दादा पवार 18 घंटा करते हैं और सुप्रिया सुले जी 18-20 घंटा काम करती रहती हैं। तो हम यहाँ के जनता को ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से जंगल राज खत्म होना चाहिए। महाराष्ट्र जैसी सुव्यवस्था आनी चाहिए, महाराष्ट्र जैसा शासन आना चाहिए। सर, बात करें अगर महाराष्ट्र की, जैसे आपने बताया कि महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला अपराध जो है वहाँ पे कम होते हैं। और अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, कहा जाता है कि महिला अपराध कम हो गया है, लड़कियाँ जो हैं बहुत सेफ हैं उत्तर प्रदेश में, जंगल राज खत्म हो गया। तो सर, आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश हमारी मातृभूमि है, कर्मभूमि महाराष्ट्र है। तो उत्तर प्रदेश में जब महिलाओं का बात आती है तो पहले मैं आपको महाराष्ट्र की बात बताता हूँ कि माननीय शरद पवार साहब ने विधेयक ला करके 33% से 50% तक नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण कराया और विधानसभा में महिला आरक्षण चल रहा है। अभी ये हो रहा कि विधानसभा में 50% महिलाओं के लिए होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण का वो चलना चाहिए। तमाम योजनाएँ हैं और उत्तर प्रदेश के नाम पर जब बात आती है तो हमको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि एक कहा जाता है कहीं पर करो सिंगार पुरुष मोर बाउर। क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री, सबसे घटिया अगर कोई मुख्यमंत्री बोला जाएगा तो वो योगी आदित्यनाथ। वो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। उनको जिस ढंग से जितना महिलाओं का अपमान योगी जी के राज में हुआ, उतना आज तक किसी के राज में हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं कि विकास दुबे जो हत्याकांड हुआ, उसके शूटर खुशी दुबे गंवाने के तीसरे दिन मैं आपसे पूछता हूं, कौन सी लड़की जो है वो क्राइम में शामिल हो सकती है? अपराधी की औरत खुला टहल रही है, अपराधी को पूरा वो समाचार देने वाला, पूरा कुपिया देने वाला पुलिस अधिकारी सस्पेंड होकर के खुला टहल रहा है और जो है उसके शूटर की पत्नी गंवाने आई हुई तीसरे दिन उसकी जमानत पुलिस नहीं होने दे रही है। 16 जो है मुकदमा उसके ऊपर लगा रही है। यहाँ तक कि आज हमारे खुशी दुबे का मुद्दा उठाने के बाद में ये उत्तर प्रदेश में गूंजने लगा। लोग उसकी केस लड़ने को तैयार हो गए, उनके पुराने वकीलों को खरीदा गया। इसके बाद भी आज तक के डिबेट पे आज जो ब्राह्मणों की यहाँ पूछ होने लगी तो ये मुंबई से मुद्दा उठने के बाद पूछने लगी। पारसनाथ तिवारी ने वो मुद्दा उठाया है और आज जो पूछे मैं आपको बता रहा हूँ कि आज तक के डिबेट में चाहे वो सपा हो, संतोष पांडे जी हों, चाहे प्रमोद तिवारी जैसे सीनियर लोग हों, ये खुशी दुबे का मुद्दा उठा रहे हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी
भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने ये माना कि खुशी दुबे के मामले में जो है उत्तर प्रदेश सरकार गलत कर रही है। ये उन्होंने मांगा, चाहे तो आप आज तक का डिबेट की कॉपी निकाल के देख लीजिए। तो ये कहाँ का न्याय है? ये ब्राह्मणों के ऊपर क्यों इतना अत्याचार हो रहा? योगी जी क्या मिशन चला रहे हैं, हमारे तो आजकल समझ में नहीं आ रहा है। सर, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण सम्मेलन की भी आपने बात करी, तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं जातिगत जनगणना की बात होने लगी है, जातियों पे विशेष ध्यान देने लगा है, तो सर क्या है ये जो ब्राह्मण सम्मेलन, उससे क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा कुछ? नहीं, देखिए ऐसा है कि ब्राह्मण सम्मेलन से प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण अब ये समझ चुका है कि राजनीतिक पार्टियों की चाल क्या है। वो ये समझ रहा है कि ये लोग कड़ी के पत्ते के सरीका, जैसे भोजन बनाते समय कड़ी का पत्ता होता है, भोजन पक गया निकाल के छोड़ दो, वैसे चुनाव के बाद फिर फुटबॉल के सरीका ब्राह्मण को छोड़ दो। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं उन राजनीतिक पार्टियों से पूछता हूँ कि ब्राह्मण के प्रति उनका एजेंडा क्या है? ब्राह्मण मुख्यमंत्री या ब्राह्मण जो है अपना मंत्री बनाने से, ब्राह्मण को टिकट दे देने से तो ब्राह्मणों की समस्या हल नहीं होगी। वो गरीब ब्राह्मण का क्या है? सर, अभी पिछले कुछ दिनों से गरीब ब्राह्मण का क्या है? गरीब ब्राह्मण के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं? राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों के लिए उनकी योजनाएं क्या है? मैंने प्रश्न से भी पूछा है कि ब्राह्मण अभी किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण ने तो, शरद पवार ने ब्राह्मणों को 4 ब्राह्मणों को महाराष्ट्र में मंत्री बनाया, राज्यसभा में भेजा, बिहार को भेजा। तो ब्राह्मण के तो सबसे बड़े हितैषी माननीय शरद पवार जी हैं, जो सभी जातियों को साथ में लेकर के चलते हैं। तो ये कैसे ब्राह्मण के हितैषी हो गए? ब्राह्मण समझ चुका है, ब्राह्मण इनकी बात में आने वाला नहीं है। यदि ब्राह्मण एक बार और भरोसा करेगा, ब्राह्मण कर्मशील आदमी के ऊपर भरोसा। ब्राह्मण एक ऐसी जाति है कि वो सभी जातियों को साथ में लेकर के चलने वाला ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण को हर बार धोखा मिला। ब्राह्मण एक बार कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस से उबरने के बाद सपा के साथ गया, सपा से उबरने के बाद बसपा के साथ गया, फिर सपा के साथ गया, फिर भाजपा के साथ गया, फिर फुटबॉल के साथ गया। मतलब ये राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों का उपहास क्यों उड़ा रही हैं, मेरे ये नहीं समझ में आता। पहले आप डिक्लेयर करो ना, जिस हिसाब से अभी कुछ दिन पहले पिछड़ा आयोग बना करके अनुप्रिया पटेल को खुश करने के लिए 75 लोगों को आयोग में रख दिया गया। कितने ब्राह्मणों को रखा गया? ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जो योगी हैं, इनका अंतकाल समय आ गया है। भाजपा का अब एकदम अस्ताचल के तरफ जा रही है। इनको तो अमित शाह और मोदी जी खुद इनके आदमियों को हराएंगे और इनके आदमी खुद उनको हराएंगे। ये तो आपस में ही जाएंगे और ब्राह्मण ही इसमें निर्णायक भूमिका अदा करेगा, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख भूमिका में होगी। सर, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं तो अभी पिछले कुछ सालों में जब यूपी चुनाव नज़दीक नहीं था, बात करें तो इन्हीं ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी, इतनी उस पर नहीं हो रहा था कुछ। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आने लगा तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्राह्मणों पर ज़्यादा जो है फोकस किया जा रहा है। मेरा प्रश्न ही वही है। योगी जी ने विशेष प्लान के तहत ब्राह्मणों की कौन सा क्रिमिनल, कौन सी जात में क्रिमिनल नहीं है, कौन सी जात में क्रिमिनल नहीं है? और क्रिमिनल लोग बने क्यों? आज 1 साल में ही वो हो गए। क्रिमिनल लोग कैसे बने, किसके सह पे बने? वो पुलिस अधिकारी को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? जो आज ब्राह्मणों को तो एकदम जैसे नीतिबद्ध खत्म किया जा रहा है। ब्राह्मणों के ऊपर तो वो जितना बोला जाए उतना जो है कम है। योगी सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है। योगी जी तो संत आदमी थे। संत, जो आदमी गेरुआ वस्त्र पहन लेता है वो संत हो जाता है। उसके अधिकार, उसके निगाह में मानव होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित हो। लेकिन योगी जी तो एक विशेष केवल ब्राह्मणों के ऊपर एकदम खपा है। क्यों खपा है हम तो नहीं जानते, भाई वही जानते होंगे। अच्छा, शामिल भी नहीं होने देते, सबके हितैषी होने देते हैं। अब आप आइए महिला उत्पीड़न पे। किसान भी महिलाओं की कितनी रक्षा करते हैं। खुलेआम महिला का जो है पर्चा भरने नहीं दिया जाता, साड़ी खींचा जाता, ये खींचा जाता, वो खींचा जाता है, लड़कियों को चलने नहीं दिया जाता। एक पत्रकार की गाजियाबाद में, एक पत्रकार की नोएडा में, एक पत्रकार अपने लड़की को लेकर के चढ़ा, उसके लड़की को गुंडे छेड़ते थे और इसके बाद जो है लड़की का पिता जब उसको बोलता है तो उसको गोली मार देते हैं तुरंत। ये योगी जी का राज है।
है? ये मीडिया को आप दबा करके, मीडिया को आप वो करके आप क्या दिखाना चाहते हो? आप जनता को बोल कुछ रहे हो और आप कर कुछ रहे हो। लोग समझ चुके हैं। आप हमको बताइए, जो महिलाएं घर चलाती हैं, गृहिणी हैं, आपने उज्ज्वला तहत के थ्रू गैस बांट दिया, उसका पैसा साल भर में ले गए। आप गैस 398 रुपये से कहाँ पहुँची? आप सोचिए जरा। मैं उन मोदी के अंधभक्तों को ये पूछना चाहता हूं कि वो बेशरम लोग जरा चिंतन करें कि गैस कहां से कहां पहुंची। यदि एक गरीब आदमी अगर 1 लीटर पेट्रोल जलाता होगा तो 1 लीटर 60 से 90 हम करते हैं 30 रुपया होता है। महीने में 30 से 90 900 रुपया होता है। साल में 10,800 रुपया होता है। एक व्यक्ति से 10,800 रुपया आप ले रहे हो और उसको राशन दे रहे हो 15 किलो। जिसके पास है वो जानवर को खिलाता है, जिसके पास नहीं है वो बेच लेता है। उसके साथ सरसों का तेल क्या भाव हो रहा है, दाल क्या भाव हो रही है, मसाला क्या भाव हो रहा है, मीठा तेल क्या भाव हो रहा है। ये अंधभक्तों को, ये दलालों को सोचना चाहिए कम से कम। कब तक पागल बने रहोगे? अब जो है उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और इस बार इनको नेस्त नाबूद करके ही छोड़ेगी। अब वो एक विकल्प, उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना, एक विकल्प देख रही है कि शरद पवार जैसा आदमी, 81 साल की अवस्था में भी 18 घंटा काम करने वाला आदमी, सुप्रिया सुले जैसी महिलाओं का सम्मान करने वाली लेडी और अजीत पवार जैसा जो है नेतृत्व उप मुख्यमंत्री जैसी सत्ता यहाँ भी लोग हों और जो है जयंत पाटिल जैसा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं। मैं बताऊँ आपको कि 8 बार 7 बार वो यहाँ से विधायक हो चुके और अब जनता से, प्रत्येक जनता से उनका टेलीफोन पे महीने में सबसे उनके विधानसभा में होता है। क्यों वहाँ के विधायक लगातार जीतते रहते हैं? यहाँ क्यों दल बदलू होते रहते हैं? कारण क्या है? इसका कारण है जंगल राज है। दूसरे पार्टियों से दल बदलू खरीदे गए हैं बीजेपी के तो भारत जलाओ पार्टी कहना चाहिए। ये भारत जलाने के लिए बनी। सर, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर नहीं हो पा रहा है, उसके बाद बेरोजगारी है इतनी। जब बेरोजगारी की बात की गई तो कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक नीति ले आए, बच्चे दो ही अच्छे, जनसंख्या नियंत्रण कानून, कि बेरोजगारी नहीं रहेगी, अस्पतालों में बेड्स जो कमी हो रही है वो नहीं रहेगी। तो सर क्या लग रहा है कि कितना सही है इनका ये जनसंख्या नियंत्रण कानून? नहीं, मैंने पहले ही बोला, उनका बोलना कुछ करना कुछ। वो बेरोजगार जो आप बोल रहे हो, सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, सरकारी संस्थानों को बेचते जा रहे हैं, तो ये क्या देंगे नौजवानों को? आज हमको बताइए, स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन, जिसके पास मोबाइल नहीं वो क्या बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा? सरकार, आप टीचरों को तो पगार दे रहे हो, प्राइवेट स्कूलों के लाखों शिक्षक बेकार हैं, पगार नहीं पा रहे हैं, स्कूल चलाने वाले बेकार हैं। तो ये रोजगार क्या देंगे? ये केवल और केवल मूर्ख बना रहे हैं। अब पब्लिक इनके झांसे में आने वाले नहीं। मोदी सरकार और योगी सरकार की कथनी और करनी में एकदम से बहुत ही फर्क है। आपको बताऊं, ये लोग तालिबान का डर दिखाते हैं, ये लोग 370 का डर दिखाते हैं। लखनऊ में रहने वाले ये गरीब परिवार जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, उसको 370 से क्या फ़ायदा है? जौनपुर में खेती में जिसके पास चूल्हा नहीं जलता उसको 370 से क्या फ़ायदा? आप हमको बताइए। इनको ये धर्म के नाम पर बेचते हैं। रातों रात जो है, जो लाख में रहता है ज़मीन का भाव वो करोड़ में हो जाता है। 15-15 सेकंड में आपने सुना होगा अयोध्या का। तो ये जो आदमी धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देश के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, इनसे इनके सरीका राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। अरे बेईमान राष्ट्रभक्त वो होता है जो सही जनता का ख्याल करता है, राष्ट्र के लोगों का ख्याल करता है। तुम तो एकदम जैसे राष्ट्रभक्त के नाम पे छुपे हुए भेड़िया हो। तालिबान की ये बात करते हैं, असली तालिबान तो उत्तर प्रदेश और भारत में हुआ है, क्योंकि गरीबों को अमीरों के हाथ बेच दिया जा रहा है। एक गरीब आदमी का अभी लोन ले लेगा 10-20 हज़ार रुपया, तो उसकी कुड़की नीलामी के लिए पुलिस आएगी और अरबों रुपया इनके जितने लोग हैं लेकर के भगे हैं। और भगने वाले में मैं आपको 90% केवल गुजरात के लोग, केवल गुजरात के धनाढ़ लोग हैं। क्या साबित करना चाहते हो आप बताइए? इन्होंने हर गांव दत्तक लिया था, कितना गांव डेवलप किया आप बताइए?
पटेल जी की मूर्ति लगाने में सब गांव चले गए क्या? आप हमको बताइए। अरे योगी जी आपको तो जो है भगवान क्षमा नहीं करेंगे, ये गेरुआ वस्त्र क्षमा नहीं करेगा। आप संतों के नाम पे कलंक हो, आप मुख्यमंत्री नहीं हो। यदि आप योगी हो तो आपको सत्ता की क्या जरूरत है? क्यों सत्ता में पड़े हो? आप योगी हो ना, या तो योगी शब्द लिखना छोड़ दो, योगी शब्द लिखना छोड़ दो, आप आदित्यनाथ लिखो, वो भी नहीं कर रहे हो। तो धर्म के नाम पे कितना वर्ग लाओगे? ये पाप कहाँ जाएगा? यही सब पाप कोरोना बन करके उभर रहा है। आप एक नंबर बताते हो, 80 बच्चों की मृत्यु आपके जिले में ऑक्सीजन के लिए हो गई। और उत्तर प्रदेश की सरकारों का बयान आया कि जो है ऑक्सीजन से किसी की मौत ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं। ये जो है ना, अब जाने दीजिए, मुद्दा छोड़ ही दीजिए तो अच्छा है। ये मुद्दा प्रधानमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री द्वारा आदेशित। मैं महाराष्ट्र में हमारे 3% की सरकार चलती है। महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए ये लोगों ने क्या क्या नहीं रचा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। माननीय शरद पवार की पार्टी को चुनाव के पहले ये लोगों ने आधे लोगों को खरीद लिया था, दिग्गज लोगों को। ये हुआ पार्टी खत्म हो जाएगी। शरद पवार साहब 79 साल की अवस्था में निकले बाहर, नए लोगों को लेकर के वो फिर से सत्ता में आए और बीजेपी को सत्ता से बगल किए। इनकी 105 विधायक थे, हमारे 55 विधायक थे। हमने राष्ट्रवादी को और कांग्रेस को और शिवसेना को लेकर के सत्ता बनाई। चाहते शरद पवार 3 बार हमारा बहुमत आया, लेकिन हमने हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना। माननीय शरद पवार साहब ने अजीत दादा को मुख्यमंत्री नहीं बना, राष्ट्रवादी को मुख्यमंत्री नहीं बना। एक बार कांग्रेस का बना, दूसरी बार जो शिवसेना का बना, कि सब लोग मिल करके चलो। ये शासन की नीति होती है। सर, उत्तर प्रदेश की ही बात चल रही है तो एनसीपी अब उत्तर प्रदेश में भी आ गई है, तो सर यहाँ पर क्या काम करेंगे, क्या चीज़ करेंगे जिससे कि लोगों को और उत्तर आ प्रदेश नहीं गई है। पिछले चुनाव में भी हम कैंडिडेट उतारे थे, और एक वीर बहादुर सिंह के जो लड़के जो है विधानसभा में चुन करके आए थे एनसीपी के टिकट पे। और इस बार भी हमारा उतना विस्तार नहीं हो पाया, लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इस बार हम निर्णायक भूमिका में होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मैं आपके सामने लंबी चौड़ी नहीं हाँकूँगा, लेकिन 2 गिनती में हमारे विधायक आएंगे, 2 गिनती में विधायक आएंगे और निर्णायक भूमिका में रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बनाने में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निर्णायक भूमिका में होगी। इसलिए कि माननीय शरद चंद्र जी पवार की ये नीति है कि जिस राज्य में जो मुख्य विपक्षी दल है उसके साथ सब लोग मिलकर के काम करो। हम कांग्रेस को भी आह्वान करते हैं, कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि देवें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भगाने के लिए वो मिल करके साथ में रहें और सरकार में रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे नेशनल कोऑर्डिनेटर पारसनाथ तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है उसकी इन्होंने बखूबी जो है आपको बता ही दिया, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी क्या उद्देश्य लेके आई है वो भी इन्होंने बता दिया। तो अब बस देखना यही होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कैसा होगा और इन सब के जितने भी पार्टी की जो दावा कर रहे हैं वो कितना सत्य रहेगा।